ये नीरज बबलू कौन है जो कह रहे हैं कि जाके कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए? इनके एनडीए के मंत्री हैं ना, मंत्री है बिहार से। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। बचौल क्या कहते हैं कि 56 जुमे पढ़ते हैं, एक जुमा नहीं पढ़िएगा तो क्या परेशानी है? ये असुर लोग हैं। जब आपकी दाढ़ी और टोपी देख के लिंचिंग कर दी जाती है, वो लोग क्या आपको संरक्षण देंगे? जो सरकार आपके अपने छत पे किसी को नमाज पढ़ने नहीं देती है, वो आपके जमीन को अपने हाथों में लेके, वो भी वक्फ मतलब दान होता है, दान की चीज़ों को अपने कब्जे में करके आपको कैसे फायदा? जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन बनाता है? सरकार के लोग बनाते हैं। यहाँ 20 सालों से सुन्नी और शिया दोनों का चेयरमैन किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। वक्फ बिल बोर्ड को लेकर पूरे देश भर में देखिए जिस तरह से विपक्षी विरोध कर रहे हैं, इसको मुस्लिम समाज से जोड़ा जा रहा है, मुस्लिम समाज भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है आरजू खान जी, इनसे समझेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर मुस्लिम समाज इसका प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रही है कि अगर सरकार अगर नहीं झुकेगी, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बिल को कैसे देख रहे हैं आप? सरकार ये कह रही है कि ये बोर्ड का मसला है, तो इसमें मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है, जिस तरह से वक्फ बरगला रही है मुसलमानों को। अगर बोर्ड का मसला है तो सबसे बड़ा सवाल ये अपने आप में खुद सरकार अपने ऊपर खड़ा कर रही है, काउंटर क्वेश्चन करवा रही है अपने ऊपर। जो 7 मुस्लिम संगठन थे, जिसमें इमारत शरिया, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खानकाहे मुजीबिया, खानकाहे रहमानिया और तमाम जो 7 संगठन थे, वो लोग मिले नीतीश कुमार जी से। 2 से 3 बार उन्होंने मिलने का काम किया, मेमोरेंडम भी पेश किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी आज तक उनसे मिलते क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब वो 7 मुस्लिम संगठनों को जब वो आश्वस्त नहीं कर पाते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, तो अविश्वास तो होगा। और वो अविश्वास आया सामने। लगातार देश की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से आधा से ज़्यादा विपक्ष कहता रहा कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक कहना लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप हमको देशद्रोही कैसे साबित कर सकते हैं? सवाल ये भी बनता है, क्योंकि डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा ने कहा कि जो कहते हैं ये अब लागू हो चुका है, जो अगर कहेगा कि ये असंवैधानिक है वो देशद्रोही है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर साथ चलते हैं, विपक्ष प्रहरी होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि समझा के लोग कहते हैं विरोध होना चाहिए, हेल्दी लोकतंत्र में तो जरूरी भी है, लेकिन हर बात पे जैसे सीएए पे हुआ, एनआरसी पे हुआ, अब वक्फ बिल बोर्ड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इसको एक अपना ढाल बना ली। कई जो रहनुमा खुद को बताते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं इन लोगों को। कोई रहनुमा किसी को इस्तेमाल नहीं करता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति धर्म के अगर धर्म गुरुओं को गाली देने का अगर आप काम करिएगा तो बगावत तो होगी। और आपने क्या किया? जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को तो गाली देना आम बात है। आप उनके जो धर्म गुरु हैं, जो आलिम मौलाना, जो मुफ्ती हैं, उनको गाली दिलवाने का काम किया। खालिद अनवर इनके एमएलसी हैं, उन्होंने कहा सबसे पहले कि ये लेटर ही फर्जी है। आप जैसे पत्रकार महोदय इमारत शरिया गए, अब्दुल्ला कासमी जो मुफ्ती थे उनसे बात किया लेटर के बारे में, उन्होंने कहा कि ये 100% सही है, क्लियर और क्रिस्टल है। अगर कोई फर्जी है तो वो जो बयान दे रहा है खालिद अनवर, वो फर्जी है। और वो 7 तंजीमें इसमें शामिल हैं, उनके हामी भरने के बाद ये लेटर निकला है, जारी हुआ है। तो राजनीतिकरण किसने किया? एनडीए ने शुरुआत की, जनता दल यूनाइटेड ने शुरुआत की। जनता दल यूनाइटेड के चेहरे पे हमेशा से एक नकाब रहता है, वो सेकुलर का चोला ओढ़ के नीतीश कुमार प्रदेश की जनता को बरगलाते हैं कि हम आपके बहुत ही हसब ख़्वाह हैं, हम आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन होता क्या? आपने एनआरसी सीए का बात किया। एनआरसी सीए के लिए पूरे देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन का ही नतीजा था कि उसको रोक दिया गया। आप सरकार ने आसाम में करवाया भी, जब आंकड़े उनके मुताबिक नहीं आए तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वक्त में तो पास हो गए ना, राज्यसभा से पास हो गए, लोकसभा से, अब तो कानून भी बन गया राष्ट्रपति के। नहीं, कानून बन गया, लेकिन समाज में एक चीज़ें हैं, एक परसेप्शन चल रही है, एक गलतफहमी डालने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए, जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी जो कपड़ों से मुसलमानों को पहचानती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन के दूसरे को दे दिया जाएगा। 4% हिंदू भाइयों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कपड़ों से पहचानने वाले लोग
वो क्या किसी को संरक्षण देंगे? जब आपकी दाढ़ी और टोपी देख के लिंचिंग कर दी जाती है, वो लोग क्या आपको संरक्षण देंगे? सवाल ये है कि जो सरकार आपके अपने छत पे किसी को नमाज पढ़ने नहीं देती है, वो आपके ज़मीन को अपने हाथों में लेके, वो भी वक्फ मतलब दान होता है, दान की चीज़ों को अपने कब्जे में करके आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा? जरूरतमंद लोगों को हम पहुंचाएंगे, क्योंकि वक्फ पे कब्जा, भू माफिया शब्द का इस्तेमाल होता है, लैंड जिहाद नाम से शब्दों से सम्मानित। अपने ऊपर सवालिया निशान सरकार के लोगों ने खड़ा कर लिया। आप ये बताइए कि वक्फ चाहे सेंट्रल हो चाहे फिर किसी स्टेट का हो, जो उसका रेवेन्यू है वो सरकार लेती है। जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन बनाता है? सरकार के लोग बनाते हैं। यहाँ 20 सालों से सुन्नी और शिया दोनों का चेयरमैन किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। तो ये अगर कहीं चीज़ें अगर ऐसी हैं तो ये जांच का विषय है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जांच करिए। लेकिन ये क्या मामला है कि आप उनकी ज़मीनें, जो दान की गई ज़मीनें हैं, आप उनको छीन लीजिए। तो दान का मकसद भी तो यही है ना कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए, अस्पताल खुले। यही परेशानी है कि ये सरकार है कि पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। आपके जो ज़मीन जायदाद है उनको हड़पना चाहती है। हड़पती कैसे है? देश की सबसे बड़ी ज़मीन कौन थी? सेना की थी, रेलवे की थी। वो सब में इन्होंने अपने दोस्तों को डाल दिया। अडानी अंबानी ग्रुप को इन्होंने दे दिया, फ़ायदा पहुंचा दिया। अब देश की तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन वक्फ की ज़मीन है, और वो भी वक्फ मतलब वो दान की हुई ज़मीन है। मैं बार बार आपको इस पे इंगित कर रहा हूँ। दान की ज़मीनों पे किसी का कब से कब्जा होना है। जांच का अगर विषय है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करिए कि जो राम मंदिर जो ट्रस्ट की जो ज़मीनें थीं, लाखों की जो ज़मीनें खरीदी गई, घंटों में करोड़ों की कैसे बेची गई। देश के अगर बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों से 2-2 बार अगर सोना चांदी अगर चोरी होता है तो वो चोरी कौन करता है? जांच इस पे भी होनी चाहिए। जांच अगर आपको करना है तो ये करिए कि राम मंदिर जो पहली बार नवनिर्मित जो भवन बना उसके छत से पानी क्यों टपके, जांच उसकी होनी चाहिए। इसमें कहाँ से घपला हुआ? जांच इसकी होनी चाहिए कि जो अयोध्या में राम पथ है, जो राम मंदिर तक जो रास्ता ले जाता है, उसमें पहले ही बारिश में गड्ढे क्यों हो गए, वो सड़कें क्यों टूटी? जांच वहाँ होना चाहिए। जांच वहाँ होना चाहिए कि अयोध्या स्टेशन की मंदिर पहले ही बारिश में भर के क्यों गिर गई। जांच का विषय ये होना चाहिए। और जांच का विषय ये होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करके, राजनीति करके, तुष्टीकरण करके आज देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ कंपनियों से कितना लिए, क्यों लिए? और 2018 में जब पहलू खान जैसे लोगों को, अखलाक जैसे लोगों को दादरी में बीफ के नाम पर मार दिया गया, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर देश में बढ़े तो 2018 में लिंचिंग की बात कर रहे हैं। लिंचिंग हुई किस लिए? गौ मांस की वजह से हुई। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2018 में हुआ और अब तक हो रहा है। तो ये जो कहती है कि हम गौ माता का सम्मान करते हैं और दूसरे तरफ से चंदाखोरी करती है राम मंदिर के नाम पे, दूसरे तरफ से बीफ कंपनियों से चंदा लेती है, गौमांस कंपनियों से चंदा लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा रही है और करने वाले उनके साथी हैं। तो सवाल ये है ना, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज जो है या वक्फ बोर्ड जो है, उनको सिर्फ बिल से दिक्कत है या मोदी सरकार ला रही है इससे दिक्कत है, या मोदी जी से दिक्कत? नहीं, मोदी जी से देखिए, मुसलमान प्यार का मारा है। देश में जो संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, कोई भी अगर हो, सिर्फ उनसे 2 मीठे शब्द चाहिए प्यार के, वो तो मिलता नहीं है। और आप आज उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, उनके मदरसे छीन रहे हैं। ये मुस्लिम जो संगठन है उनका कहना है कि हमारे मदरसे, मस्जिद, मकबरे कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहा है, ऐसे भाजपा के प्रवक्ता ने भ्रम फैला। ये अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, पीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, जो अब अपने ऊपर जो उड़ते हुए जो दाग जो उनके चेहरे पे जो लग रहे हैं ना, उससे ये बचने के लिए ये परसेप्शन फैला रहे हैं। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम देश हित के में खड़े हैं, ये सब देश हित के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, देश हित में हो रहा है तो उनका बयान एनआरसी सीए पे क्यों नहीं आ रहा था? देश हित में अगर हो रहा है तो 3 तलाक पे उनके बयान क्यों नहीं आ रहा था? वो वॉकआउट क्यों करके चले गए? जो बुनियादी जो मसले थे, जो मुसलमान भाइयों के जो बुनियादी मसले थे, उस पर तो हमेशा वॉकआउट कर जाते हैं। वक्फ बिल पे आप कह रहे हैं कि मैंने 5-6 ऐसे बिंदु बताएं।
आपने तो यहां तक परसेप्शन फैलाया कि राष्ट्रीय जनता दल ने रिटेन में कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल रिटेन में कुछ नहीं दिया है, तो ये इतने बड़े झूठे और बेशर्म लोग हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो जगदम्बिका पाल जो है, जो जेपीसी के जो चेयरमैन थे, आप उनसे पूछिए, राष्ट्रीय जनता दल ने 18 बिंदुओं पे बात की, 18 बिंदुओं पे बात की। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधाकर सिंह है, उन्होंने पार्लियामेंट में साक्ष्य है, वीडियो है, ब्रीफिंग हुई जदयू थी। वाले करके जेपीसी में राजद ने कुछ रिटर्न में कुछ नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है जेपीसी के, आप जाके उनसे पूछिए। जब जेपीसी की टीम जब पटना में आई तो कारी साहब और तमाम लोग जो हमारे पार्टी के जो एमएलसी हैं, वो लोग उसका हिस्सा बने, जदयू नहीं बनी। 18 बिंदुओं पे हमने बात रखी। ये जगदम्बिका पाल जी बताएंगे, जो चेयरमैन है जेपीसी के। और उस तस्वीरों को कैसे आप झुठला सकते हैं जो पूरे देश ने संसद के पटल पे देखा। राज्यसभा में मनोज झा ने किस तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ बातें अपनी रखी, वक्फ बिल के खिलाफ किस तरीके से सुधाकर सिंह ने अपनी बातें रखी। तो ये परसेप्शन की राजनीति, झूठ की राजनीति, बेशर्म सियासत की अगर कोई तस्वीर है तो वो आरएसएस के नए नए शुभचिंतक जनता दल यूनाइटेड हैं, जिनकी विचारधारा आज ये है कि वो गोडसे वादियों के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो कहते हैं समाजवादी है, सबसे बड़े समाजवादी नेता नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता होते तो कभी भी जिन्होंने कहा कि देश का तिरंगा मनहूस है, उसके साथ गठबंधन थोड़ी करते। समाजवादी विचारधारा किसी के सामने अपने को नतमस्तक नहीं करती है। इन्होंने हमेशा कुर्सी के लिए नतमस्तक किया। आज आरएसएस के साथ बैठे हैं। ये बताइए, नीरज बबलू कौन है जो कह रहे हैं कि जाके कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए? इनके एनडीए के मंत्री हैं ना, मंत्री है बिहार मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। बचौल क्या कहते हैं कि 56 जुमे पढ़ते हैं, एक जुमा नहीं पढ़िएगा तो क्या परेशानी है? ये असुर लोग हैं। मैं असुर का शब्द मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हुए थे तो कुछ साधु संत ऋषि मुनि लोग आए और उन्होंने कहा कि जब हम अपनी पूजा पद्धति करते हैं तो ये असुर लोग जो हैं आके उसमें बाधा डालते हैं। तो आप बताइए, कोई अगर अपनी पूजा पद्धति करता है, नमाज पढ़ता है, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो घर में पढ़ें? जो कहते हैं मस्जिदों में जाके पढ़े, रोड जाम हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ये नहीं होनी चाहिए। संस्कृति रही है कि हर त्योहार रोडों पे ही मनता है। अगर ठीक है, अगर आप कोई कानून पास करते हैं या करना चाहते हैं या थोपना चाहते हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ता है रोड पर, तो आप बताइए कि दीपावली भी मनता है, होली भी मनता है, दशहरा भी मनता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं देश का, कोई भी अगर प्रदर्शन अगर होता है, जो धार्मिक प्रदर्शन है, वो तो रोडों पे होता है। तो मनाही सिर्फ मुसलमानों को क्यों है? दिक्कत इस सोच से है। तो भाजपा वाले इस तरह के जो बार बार बयान देते हैं, तो लगता है इसके पे समाज पे या फिर समाज में कुछ असर पड़ता है इसका? एकदम असर पड़ता है। उनको देश की एकता और अखंडता से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जितना दूरी रखेंगे हिंदू मुसलमान में, उनकी कुर्सी उतनी सेफ है। इसकी वजह से ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। उनको देश के 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदू और मुसलमान हैं, अगर ये एक साथ आते हैं तो इनकी गद्दी को खतरा हो जाता है।